Welcome back to FSC Entertainment. My name is Fahad Zariwala. It's my first time Milky Way Goat Farm पे हूँ मैं and I thank Dr. Shakir for inviting me. Thank you, Dr. Saab. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ात भाई, अल्लाह का करम है, बहुत अच्छे हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। First of all, before we start with anything, Fahad bhai, thank you so much for your time at the Milky Way Goat Farm. My pleasure. This video is going to be very special. Not just this video, आने वाले videos भी हम हिंदी में भी बताते हैं। जो लोग बकरे पालते हैं ये उन लोगों को ध्यान में रख के वीडियो बनाई जा रही है जी। क्योंकि YouTube की गाइडलाइंस है, हम दवाइयों के नाम नहीं ले सकते, तो हम जेनेरिक वीडियो बनाएंगे कि बकरे आते हैं तो किस तरह डायग्नोसिस करना है, Yes. किस तरह उनकी केयर टेकिंग करना है, और जो इंस्टाग्राम पे रील्स आएगी उस पे हो सके तो हम इलाज भी बताने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ये सेशन का नाम जो है ये रहने वाला है नॉलेज कैफे एट द मिल्की वे गोट फार्म जी, एंड वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विथ अस whom we are going to start felicitating now. Yeah. And then would you like to introduce that guest? यस डेफिनेटली फ़ात भाई। फ़ात भाई, हम लकीली और अल्लाह का करम है कि हमारे साथ एक बहुत ही रिनाउंड वेटेरिनेरियन प्रेजेंट है एंड उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल समद सर। अब्दुल समद सर is a renowned veterinarian with lot of experience in research work as well as herd maintenance, herd के मैनेजमेंट में इन्होंने अपना मास्टर्स इन वेटरनरी साइंस किया हुआ है and he has also done a PhD from Canada. From Canada? Yeah. So as far as goat farm का जो मैनेजमेंट होता है उसको लेके माशाल्लाह इनका बहुत ही अच्छा रिसर्च वर्क है और बहुत ही अच्छा नॉलेज है. He has been a consultant to our farm since recently. And he's also a former dean of Bombay Veterinary College. Exactly. Is this in RA? Is this the same one? In RA, right? Yeah. RA. So ये RA में former dean. Also in Parel. Okay. He is former dean of Bombay Veterinary College Mumbai. एंड लकीली माशाल्लाह जो हमारे साथ प्रेजेंट है। आज का जो सेशन है इसका मोटिव, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग सर से कुछ ऐसा नॉलेज गेन करेंगे हमारे चैनल के लिए, FSA एंटरटेनमेंट के लिए इंशाल्लाह, जो हमारे सभी पलाई फार्म ओनर्स भाई जो है उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा अपने फार्म को रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए। सो सर इज़ गोइंग टू गाइड अस रिगार्डिंग दैट। बिफोर वी स्टार्ट अवर सेशन, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मेरे साथ हमारे पास यहाँ पे सामिन भाई है, ये मेरे पार्टनर है। सामिन भाई के बाजू में हमारे अशरफ भाई है, ही इज़ मार्केटिंग मैनेजर ऑफ बिक्यूमिन फार्मा। इनके थ्रू ही हम सर से मिले थे, सो ही इज़ ऑल्सो प्रेजेंट आज यहाँ पे। थैंक यू सो मच अशरफ भाई फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड हेल्प। सामिन भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ सर को बुके दे के फेलिसिटेट करें पहले। So sir, once again welcome to the Milky Way Goat Farm and we hope that this session is going to be a very knowledgeable one for all the Palai farm owners. Thank you so much sir. Thank you so much sir for coming here. And, apart from this Fahad bhai, आप फर्स्ट टाइम हमारे फार्म पे आए हो, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर दैट। आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सिंस लॉन्ग बट फाइनली अल्लाह के करम से यू आर हियर एंड वी आर मेकिंग अ वीडियो जो सभी फार्म ओनर्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा। बट बिफोर आई मेक दिस वीडियो, मेरे एक दिल की ख्वाहिश है कि मैं सर के हाथ से आपको भी फेलिसिटेट करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो प्लीज़ मैं सामने सर को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको बुके देकर फेलिसिटेट करें। मैं कैमरे पे नहीं आता हूँ। थैंक यू सो मच सर, इट्स माय प्लेजर एंड आई एम माय टीम मेंबर हियर हमजा। हमजा इज़ ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ FSA एंटरटेनमेंट और मिल्की वे वही कवर किया था पहले फॉर FSA। थैंक यू हमजा भाई एंड थैंक यू मुस्तफिज़ भाई फॉर कमिंग बैक। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फहद भाई। और इसके साथ ही इंशाल्लाह हम लोग हमारा आज का जो नॉलेज कैफ़े का सेशन है ये सर के साथ स्टार्ट करते हैं। नॉलेज कैफ़े के सेशन को हम लोग 3 पार्ट में इंशाल्लाह डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा इसके अंदर इन जनरल कुछ क्वेश्चंस है फार्म मैनेजमेंट को लेके, हम वो सर को करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे बहुत सारे आपके फॉलोअर्स ने भी और हमारे पास भी सर का जो लास्ट टाइम पे हमारा सेमिनार हुआ था मिल्की वे पे, उसमें बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ने क्वेश्चंस भेजे थे जो उसके रिप्लाई वो सर से चाहते थे। तो आज का जो हमारा नॉलेज कैफ़े है उसके अंदर वो क्वेश्चंस भी हम इंशाल्लाह एक सेशन में सर के साथ पुटअप करेंगे एंड देन वी विल हैव अ थर्ड सेशन जिसके अंदर हम लोग कुछ गोट्स के ऊपर चीज़ें डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे और वो हम लोग यूट्यूब गाइडलाइंस को देखते हुए इंशाल्लाह आपके जो इंस्टाग्राम का पेज है इंशाल्लाह हम उसके ऊपर इंशाल्लाह प्रमोट करेंगे। तो सभी को फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये प्रोग्राम। सो सर वेलकम वंस अगेन टू मिल्की वे गोट फार्म। सर आज का नॉलेज कैफ़े का सेशन स्टार्ट करते ही फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होता है, हम लोग बहुत बेसिक से यहाँ थोड़ा स्टार्ट करते हैं कि जब भी कोई पलाई फार्म ओनर्स, बेसिकली वी आर कंसर्न अबाउट पलाई फार्म ओनर्स जो पलाई पे लोगों के एनिमल लेके अपने पास रखते हैं, ये जब भी अपना फार्म विज़िट करते हैं तो ये जब फर्स्ट फार्म पे आते हैं, कोई रेगुलर फार्म पे होता है, कोई हफ्ते में 1 बार आता है, कोई हफ्ते में 3-4 दिन आता है, जिसका जैसा भी है। बट जब भी फार्म ओनर्स आते हैं तो अपने फार्म पे विजिट करके देखते हैं कि उनके हर्ड की हेल्थ क्या है, उनको ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ें देखते हैं, अपने जो केयर टेकर्स हैं उनसे कुछ सजेशन मांगते हैं, कुछ मतलब ओपिनियंस लेते हैं कि कौन खा रहा है कौन नहीं। तो इसका एक प्रॉपर तरीका होता है क्या? ये तरीका किस तरीके का रहता है? किस तरीके से एक फार्म ओनर्स को जब वो अपने फार्म ओनर को अपने फार्म पे जब वो एंटर होगा
तो क्या चीज़ें हैं जो उनको गोट के अंदर देखनी चाहिए, ये बेसिक क्वेश्चन से इंशाल्लाह हम लोग आज का हमारा नॉलेज कैफ़े का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाकिर। हम आज जो गोट फार्मिंग के बारे में जो बात करेंगे उसमें दो चीज़ें रहेगी। एक तो जिसे हम लोग कहते हैं कि लर्निंग, कि जो चीज़ें जो मालूम होना चाहिए, जिसका नॉलेज होना चाहिए, जो जेनेरिक चीज़ें हैं उसके बारे में बताएंगे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो है डी लर्निंग, कि जो बहुत सारी जो गलत जो इन्फॉर्मेशन जो आपके दिमाग में बैठी है, अलग अलग लोगों ने आपको बताई है, ट्रेडिशनल कुछ लोगों ने जो गोट फार्मिंग की है वहाँ से चली आ रही है। तो साइंटिफिक जो मैनेजमेंट सिस्टम को सामने रखते हुए हम लोग कुछ डी लर्निंग की भी बातें करेंगे। तो ये दो चीज़ें हैं। दूसरा एक ये होने चाहिए कि जितने भी जो गोट फार्मर्स है, चाहे वो पलाई के फार्मर हो या और कोई दूसरे फार्मर हो, उनका सारा के सारा जो फोकस है वो होना चाहिए कि किस तरह से अपने जो गोट्स है उनको हेल्दी रखा जाए और प्रोडक्टिव रखा जाए। डिज़ीज़ का जो इंसिडेंस है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपको जो सारा मैनेजमेंट का जो फोकस है वो आपको इस तरह से रखना पड़ेगा कि आपके जो एनिमल्स है, जो पशु आपने जो रखे हैं, वो हेल्दी रहेंगे और उनमें कम से कम बीमारियाँ होंगी। तो ये एक मेन फोकस रहना चाहिए। और ये जो फोकस जो स्टार्ट होता है वो राइट फ्रॉम हाउसिंग से होता है शुरू। और हाउसिंग जिसमें आप रख रहे हैं अपने गोट को, उसका करेक्ट साइंटिफिक सिस्टम से होने चाहिए। और जब उनकी हाउसिंग की जब हम लोग बात करेंगे या जब भी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो उमूमन होता ही है कि लोग गोट को अपने नज़रिए से देखते हैं कि मुझे क्या कंफर्टेबल रहेगा तो उनको भी यही कंफर्टेबल रहेगा। तो ये उस तरह से नहीं होता है। उनके कंफर्ट के जो पैरामीटर्स है वो अलग है। तो उस पैरामीटर के हिसाब से, तो उसके लिए अगर आप किसी भी वेट से अगर बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि आपकी हाउसिंग किस तरह से होनी चाहिए, फ्लोरिंग किस तरह से होनी चाहिए, वेंटिलेशन कैसे होना चाहिए। तो इसके ऊपर आप ज़रूर ध्यान दें। दूसरा, डॉक्टर शाकिर ने जो बताया था कि एक फार्म है और उस फार्म में आप जब विज़िट करते हैं तो क्या क्या देखना चाहिए। इसको मैं दो हिस्सों में बांटना चाहूँगा। एक तो ये है कि जो फार्म मैनेजमेंट का जो पार्ट है, कि जो अपने फार्म की देख रेख कर रहे हैं, तो वो जब अपने फार्म को सवेरे आएंगे और जब राउंड लेंगे तो उनको क्या देखना चाहिए। दूसरा जो पार्ट रहेगा वो एक इंडिविजुअल फार्मर है कि उसने पलाई के पास अपने गोट ला के रखा है या कहीं से वो अपने घर में एक या दो गोट रखा है, तो वो अपने गोट को कैसे देखेगा, क्या देखना चाहिए। तो हम लोग एक काम ऐसे करेंगे कि चूँकि ऑलरेडी हम गोट फार्म पर है, तो हम लोग एक विज़िट कर लेंगे तो मैं आपको बता पाऊँगा कि उसमें क्या क्या करना चाहिए। और फिर आने के बाद हम लोग इंडिविजुअल फार्मर ने क्या देखना चाहिए अपने गोट में, मेरा ख्याल है उसी से उसको भी वो नॉलेज भी मिल जाएगा कि इंडिविजुअल फार्मर भी उसको किस तरह। हाँ, तो एक राउंड लेते हैं और राउंड में मैं बताऊंगा। डॉक्टर समद, इफ़ आई मे आस्क, ये वो रहेगा अगर कोई नया फार्म भी खोलता है, फार्म के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, हाउ शुड द वेंटिलेशन बी, व्हाट इज़ द मोड ऑफ क्लेanलीनेस, कितना ऊपर प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, इज़ दैट व्हाट यू आर गोइंग टू टेल अस? राइट। अब इसमें ऐसा है कि जब आपको अपना गोट फार्म डालना है तो सबसे पहले आपका क्या ऑब्जेक्टिव है वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप ब्रीडिंग फार्म डाल रहे हैं क्या। अगर ब्रीडिंग फार्म डाल रहे हैं तो उसमें जो छोटे बच्चे रहेंगे उनके लिए आपको अलग सिस्टम रखना पड़ेगा। उसके बाद में जो प्रेग्नेंट एनिमल्स रहेंगे, जो किडिंग के नज़दीक आ रहे हैं, जिनको अभी पार्चुरेशन होने वाला है, उनके लिए आपको अलग से एक सुविधा रखनी पड़ेगी। और बाकी के जो दूध देने वाले जो एनिमल्स हैं उनके लिए अलग से सुविधा रखनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ मेल पाल रहे हो, सिर्फ आपका बिज़नेस ये है कि आप सिर्फ बकरे रखेंगे, बाज़ार से ख़रीद के लेकर आएंगे और उनको आप फिनिशर स्टेज पर ले जाएंगे और फिर बाज़ार में बेचेंगे, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टोटली अलग रहेगा। इसलिए कि वहाँ पर तो मैं डॉक्टर शाकिर से पूछना चाहूँगा, डॉक्टर शाकिर, इफ़ यू कुड होल्ड द माइक, इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। अगर हम इन पे वीडियो बनाने गए तो शायद 2 दिन भी कम पड़ेंगे। एग्जैक्टली। एक ब्रीडर के लिए, एक है पलाई वालों के लिए, और एक है ट्रेडर्स के लिए जो लाते हैं तुरंत बेच देते हैं। यस। तो आप किन लोगों को फोकस करना चाहोगे? बेसिकली वी आर फोकसिंग ओनली फॉर पलाई फार्म ओनर्स जो ओनली मेल गोट्स लेते हैं, अपने फार्म पे पलाई पे रखते हैं या कोई अपने पर्सनल घर के लिए गोट्स पालते हैं। तो आज हम उन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कुर्बानी के जो गोट्स होते हैं, कुर्बानी के जानवर तैयार किए जाते हैं उसके लिए। और जैसा सर ने बताया, अगर आप कंफर्टेबल हो तो सर का जो रिक्वेस्ट है कि अपन एक लाइव टूर लेके देखते हैं, तो दैट वुड बी फाइन, क्योंकि प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन हो जाएगा इंशाल्लाह सर। आप माइक अब क्या So Dr. Samad,
दिस इज़ फॉर द न्यू फार्म्स एज वेल एज एग्जिस्टिंग फार्म्स. आपके फार्म पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट जो है प्री रिक्विजिट है. You must have these things, right? Right. This is what we are going to teach, right? So where should we begin from? क्या अब जब आप समझिए कि ये आपका अपना प्लाई फार्म है Right. और आप सवेरे आ रहे हो. सवेरे आने के बाद में आपको एक राउंड लेना है देखने के लिए कि आपके जो भी फ्लॉक है, जो नंबर ऑफ फ्लॉक जितने भी हैं, उनकी क्या हालत है, और उस वक्त मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या देखना है. तो आप जो है तो Just one moment. अब आने के बाद एक चीज़ तो ये करनी चाहिए कि जब आप राउंड ले रहे हो, यहाँ पे डॉक्टर शाकिर साहब, बिकॉज ऑफ द बारिश तो लाइट का थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट विल समहाउ मैनेज. सो पलाई फार्म पे सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है? या जब फार्म का मैनेजमेंट रिलेटेड जब राउंड लेते हैं, तो उस वक्त जहाँ तक हो सके आप अवॉइड ये करें कि कोई दूसरा अजनबी शख्स आपके साथ में राउंड पर नहीं आए. हाँ, इसलिए कि फिर वो जो अपना जो नॉर्मल बिहेवियर है वो बिहेवियर नहीं दिखा पाएंगे. अच्छा. है ना, थोड़ा सा ओवर एक्टिव वगैरह हो जाएंगे. अभी नॉर्मली कोई भी एनिमल जो है तो जब भी मैनेजर आएगा या ओनर आएगा तो वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा. जैसे आप देख रहे हैं कि ये आपकी तरफ देख रहा है, ये जो है तो खड़े रह के आपकी तरफ देख रहा है, तो ये सारी की सारी निशानी कि दे आर एक्टिव, और इनमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिसीज प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि थोड़ा सा अगर कोई बीमार अगर हो तो वो एक कोने में बैठेगा और आप जब आएंगे तो वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. तो पहली चीज़ ये देखना है कि कैसे एक्टिव है, ये आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं क्या. दूसरा ये देखना है कि इनके सामने जो फीड है वो फीड इन्होंने पूरा कंप्लीटली खाया है या नहीं खाया है, फिनिश किया है नहीं किया है. क्योंकि ये जो गोट रहते हैं, इनमें जो अगर ये बीमार रहते हैं तो बीमारी के टाइम पर इनका जो है तो फीड इनसे कम हो जाता है और वो कुछ छोड़ते हैं. दूसरी चीज़ ये देखना चाहिए कि जब ये खा रहे हैं तो सॉर्टिंग की है क्या. कैसा है, बाज़ लोग मिक्स करके खिलाते हैं. हाँ. जब मिक्स करके जब खिलाएंगे तो इनको कोई चीज़ अगर पसंद होगी जो और उसकी पैलेटेबिलिटी अगर अच्छी होगी तो वो अपने मुंह से उसको हटा के सॉर्टिंग करके खाएंगे. तो फिर वो जो आपने जो बैलेंस फीडिंग जो की है वो बैलेंस फीडिंग का थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा. तो ये एक चीज़ देखना चाहिए कितना बाकी है. और अगर डॉक्टर एक सवाल है, यू टॉकिंग अबाउट पहले जब फार्मर आता है तो उसको देखना चाहिए फीड ख़त्म किया है कि नहीं. डिपेंड्स अपॉन द टाइम द फार्मर इज कमिंग. बट इज़ इट नेसेसरी क्या हर बकरा जितना आप डालो तभी का तभी पूरा खाना खा ले? उमन ये जितने भी जो रूमिनेंट जिनको कहते हैं, जिनके 4 स्टमक होते हैं, उनमें हम लोग ये बताते हैं कि इनको जो फीड आप सर्व करेंगे वो इतनी करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ बचा रहना चाहिए. अच्छा. अगर कुछ ना कुछ बचा है इसका मतलब है कि इन्होंने पेट भर खाया है. ओके. और अगर बिल्कुल सफा चट किया है तो इसका मतलब है कि इनको अभी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से शायद उनको इतना फीड नहीं मिला होगा. दूसरा और एक जो पैमाना है जिसको हम लोग देखते हैं कि आपका जो बकरा है उसने कितना खाया है. वो जैसे आप जब लेफ़्ट साइड में जाएंगे, है ना, ये लेफ़्ट साइड है इसका, लेफ़्ट साइड है इसका. लेफ़्ट साइड में आपको वो जो डिप्रेशन दिख रहा है, हम इंशाल्लाह बाहर भी निकलेंगे तो बताऊंगा. पेट के पास का जो डिप्रेशन है, दबा हुआ, वो हिस्से को हम कहते हैं कि रूमेन है. वो रूमेन, हाँ, तो हम उसको बोलते हैं रूमेन फिलिंग इंडेक्स. ओके. कि कितना उसने खाया है तो वो रूमेन की फिलिंग इंडेक्स में दिखेगा. ओके. तो इसके जो उठाव है, वो जो रिप्स जो दिख रहे हैं, वो रिप्स के साथ इस तरह से गोलाई से आना चाहिए. ओके. अगर वो आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसको जो है तो फीड बराबर मिल रहा है जितना चाहिए, और उतना खा रहा है जितना आपने उसको फीड में डाला है. तो ये एक चीज़ देखनी चाहिए. दूसरा एक ये देखना चाहिए जी कि अब कैसे है कि सवेरे जब आप आते हैं तो उमन बकरे आपको देखकर खड़े हो जाते हैं, है ना. तो आपको फिर समझ में नहीं आता कि इसमें कितने बकरे ऐसे हैं कि जो नीचे बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, कितने जुगाली कर रहे हैं. तो इनका जो पूरा 24 आवर्स का जो डे का जो 24 आवर्स इन्होंने किस तरह से बिताना चाहिए उसका भी पूरा के पूरा एक नॉर्मल प्रोफाइल दिया हुआ है. और प्रोफाइल ये है कि ये कम से कम दिन में 8 घंटे इन्होंने जो है तो आराम करना चाहिए. अब ये देखिए, ये एक जो गोट है तो ये उसने उतना रैपिडली आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया है. आने के बाद में भी ये आराम से जो है तो ये बैठा हुआ था. बट इसके खाने में भी देखोगे अब देखिए आप बाकी सब लोगों के भी मुकाबले में बाकी इतना नहीं है, बट इसका अब इनके पास देखिए तो काफ़ी इसमें, इसका मतलब है इसका फीडिंग का कोई इशू है. तो फिर इसको
मार्क करना चाहिए कि इसको हम ओके बाहर निकालेंगे, इसको चेक करेंगे, अगर ज़रूरत है तो किसी डॉक्टर से इसके लिए कंसल्ट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम तो है। व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू चेक सर? अगर इसने कम खाना उठाया है हाँ। कंपेरिजन में, बाहर अगर आप निकालते भी हो, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू विल चेक? सबसे पहले देखेंगे हम इसका टेम्परेचर कितना है, बॉडी टेम्परेचर कितना है। व्हाट इज़ द आइडियल टेम्परेचर फॉर अ गोट? अब गोट के लिए जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 101 से लेकर 102 Okay. डिग्री फ़ारेनहीट तक का नॉर्मल टेम्परेचर है। हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अगर 102.5 भी हो जाए और 103 भी हो जाए, लेकिन बाकी का कोई सिम्टम नहीं है, तो हम उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, फीवर में नहीं लेते हैं। ओके क्योंकि ये भी नहीं करना चाहिए कि आप इमीडिएटली किसी भी बीमारी पर जंप कर रहे हो और इमीडिएटली कोई मेडिसिन देना स्टार्ट कर रहे हो, तो उससे बचना चाहिए। जहाँ ज़रूरत है वहीं पर आपको मेडिसिन देना है। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो जानवर है ये जुगाली करते हैं, और जुगाली इसलिए करते हैं कि जब जंगल में रहते थे तो जो अल्लाह ताला ने इनको इनका जो फीडिंग सिस्टम दिया है वो इस तरह से दिया है कि इनको डर लगा रहता था कि कोई आएगा, शेर आएगा, बब्बर आएगा, इनको शिकार करेगा। तो इनका पूरा सिस्टम ऐसे कि जल्दी जल्दी खाएंगे और दूर जाकर जहाँ सेफ जगह है वहाँ बैठ के जुगाली करेंगे। तो ये जब तक जुगाली नहीं करेंगे, जो इनका जो फीड है उसका डाइजेशन बराबर नहीं होगा। दूसरा, अगर आपने उस टाइम पे फीड डाला है और अगर वो खा रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि वो कैसा खा रहे हैं। उमन बहुत सारे फार्मर ये समझते हैं कि अगर फीड डालने के बाद में अगर जल्दी अगर गोट खाने लगे, बकरा खाने लगे, तो फीड अच्छा है। ज़रूरी नहीं है। अच्छा। इन्होंने जितना स्लो खाएंगे, जितना चबाकर खाएंगे, उतना इनका थूक बनेगा और थूक निकलेगा। ओके अब आम तौर पे एक बकरा जो है तो दिन भर में 15 लीटर थूक निकालता है, बनना चाहिए 15 लीटर। और वो 15 लीटर जो थूक है वो इसलिए ज़रूरी है कि वो जो रूमेन का जो पार्ट है उसको वो बफरिंग करेगा, एसिडिटी बढ़ने नहीं देगा और डाइजेशन उसका बराबर होगा। ओके दूसरा ये है कि इनको रेस्ट के लिए जगह चाहिए जो आराम से बैठ के ये जुगाली कर पाएँ, क्योंकि जुगाली जब ये खड़े रहकर करते हैं तो जो फीड है जो वापस आ रहा है, जैसे हमारे पास वॉमिटिंग करते हैं ना ह्यूमन में, तो उस तरह का ये फिजियोलॉजिकल वॉमिटिंग है कि पेट में खाने के बाद में वो जो पूरा जो बोलस बना है फीड का वो वापस नॉर्मली चबाने के लिए आ रहा है, और वहाँ फिर वो बैठ के जब चबाते हैं तो उसके पार्टिकल साइज कम होती है और उसका डाइजेशन बढ़ता है। और वो जो रूमिनेशन का जो पार्ट है वो पार्ट के लिए इसको काफ़ी आरामदेह जगह चाहिए, इसको आराम से इसमें बैठना चाहिए। तो आप वो देखेंगे कि जैसे दोपहर में अगर आप राउंड ले रहे हो तो आप ये देखेंगे कि कितने आपके ऐसे पशु हैं जो नीचे बैठे हैं, कितने पशु खड़े हैं, कितने पशु के सामने फीड है वो खा रहे हैं। तो उससे इसका क्या एक प्रोपोर्शन है, उससे उसका क्या एक अंदाजा प्रोपोर्शन लगता है, है? उसका एक प्रोपोर्शन है कि आपका जो फ्लॉक है वो फ्लॉक में जब इनका रेस्टिंग का जो पीरियड है वो रेस्टिंग पीरियड में कम से कम 60% जो बकरे हैं वो नीचे बैठकर जुगाली कर रहे हैं, है ना, और जितने भी जो खड़े हैं जो वो खा रहे हैं। बट अक्सर, इफ आई मे इंटरप्ट यू, अक्सर ऐसा हो जाता है, दीज आर ऑल काइंड ऑफ ब्रीडिंग बक्स ओनली, मेल बक्स है, नॉन कैस्ट्रेटेड। व्हेनेवर समबडी गोज इनसाइड, ये रेस्ट से उठ के दे बिकम सो विजिलेंट, दैट इज इन देयर नेचर, राइट? खसी बकरा अलग होगा, ये अलग होगा। तो उससे हम कैसे पता? लेकिन इनके जो नॉर्मल लेबर जो इनके साथ में जब काम करते हैं, अच्छा, वो तो उनसे वो एक्लेमेटाइज observe रहते हैं। कर वो सकते जब भी राउंड लेंगे Right. तो वो उनको उस तरह से नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे जिस तरह से कि ओनर या किसी दूसरे को रिस्पॉन्ड कर रहे makes हैं। sense. और उसको फिर दूर से भी खड़े रह के देखना है कि ऐसे के भी कितने ऐसे हैं जो खड़े हैं, और वो टाइमिंग्स के हिसाब से कि आपका जो फीडिंग का जो टाइम है वो आपने फीडिंग किया है, फीडिंग के लिए लगभग आधा घंटे से पौन घंटा वो फीड करेंगे। फीड करने के आधे घंटे के बाद में वो बैठ के जुगाली करेंगे। तो आपको उस टाइम पर एक राउंड लेकर देखना है कि कितने जो आपके बकरे हैं वो जुगाली कर रहे हैं। So Dr. Saab, इसमें दो practice is very good, which Dr. Shakir is following, and the other I have seen JD Goat Farm पे Imran Bhai follows this. You do not allow strangers or visitors to come inside राइट and pester any goat. उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं। हो जाते हैं, सो दैट इज़ द फर्स्ट बेस्ट प्रैक्टिस। सेकंड इज ऑब्जर्व करना, आप जाते हो खड़ा हो जाता है, यू हैव द सीसीटीवी कैमरा, इत्मीनान से ओनर जो है बैठ के देख सकता है, लेकिन ऑब्जर्व द नेचर इज वेल। दीज आर टू गुड प्रैक्टिसेस, दैट्स राइट। परफेक्ट। और स्ट्रेंजर को आप इसलिए भी नहीं आना है कि वो पता नहीं कौन सी बीमारी अपने कपड़ों पर लेकर आ रहा है। अच्छा, ऐसे भी स्प्रेड होता है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो ट्रांसमिशन होता है बैक्टीरिया का या इन्फेक्शन का, राइट। वो ये बताया गया है कि ये जो बैक्टीरिया और जो वायरस है ये आपके भवों पे और पलकों पर और मूंछ पर सबसे ज़्यादा बैठते हैं। ओके।
तो एक तो ये कि अगर कोई स्ट्रेंजर को अगर आप ला रहे हो तो उसने मुंह धोना चाहिए। अगर कपड़े ना भी अगर बदले तो कम से कम मुंह धोना चाहिए, हाँ? नहीं तो अदरवाइज वो जब आएगा नज़दीक डालेगा तो वो सारे के सारे बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन होगा। जहाँ तक हो सके अगर पलाई का आपका अगर फार्म है और कोई अपने बकरे को देखना चाह रहा है तो उसका बकरा निकालिए, आप उसको बाहर बताइए, उसको अंदर लाकर सारे के सारे बकरों में उसको मेरा ख्याल है कि विजिट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। इधर भी सर एक वहाँ पर ना लाइट भी थोड़ी अच्छी मिलेगी, फिर हम लोग ये तरफ चलते हैं। ओके, अब जहाँ तक फीडिंग का सवाल है, हम लोग जो साइंटिफिकली जो चीज़ है इनके फीडिंग के बारे में, वो ये है कि एक डीलर्निंग का प्रोसेस ये मैं बताना चाहूँगा कि लोग समझते हैं कि इनको 2 बार ही इन्होंने खाना चाहिए, विच इज़ रॉन्ग। 2 बार इनको आपको सर्व करना चाहिए, लेकिन खाना चाहिए इन्होंने कम से कम 4 से 6 बार दिन भर में। अच्छा। तो ये जितना थोड़ा थोड़ा फीड खाएंगे, पानी पिएंगे, जाकर बैठ के जुगाली करेंगे, उतना फीड कन्वर्शन रेशो अच्छा होगा। जितना ये फास्ट खाएंगे, जुगाली नहीं करेंगे, तो जितना खाए उसका 25 to 30% अनडाइजेस्टेड बाहर निकलेगा। डॉक्टर इफ़ आई मे आस्क वन क्वेश्चन, हर फार्म की अलग अलग प्रैक्टिस है, किस समय पानी देना है। हर जगह पे हम शुरुआत करते हैं ये पानी से, वो पानी से, हीट से। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू गिव वाटर? हाँ, अब ये तो ऐसे है कि जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको सिर्फ 2 बार पानी दूंगा और ये बजे दूंगा, राइट। पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि आप पानी कब पिएंगे? Whenever जब I'm आपको thirsty। प्यास लगेगी। हाँ। तो वही इनमें भी है, और बकरे हर भी एक है। की जो प्यास लगने की जो टाइमिंग्स है वो अलग अलग है। कोई खाने के बाद में 1.5 घंटे के बाद में पानी पिएगा, कोई, और वही ये जो पानी का जो सिस्टम है इनका पीने का, वो डिपेंड करता है कि आप जो रूमेन है इनका, वो रूमेन में से हर 2, ढाई 3 घंटे में जो डाइजेस्टेड फूड है लिक्विड के साथ में वो इंटेस्टाइन में जाता है। ओके जब वो इंटेस्टाइन में जाता है तो साथ में काफ़ी उसमें पानी भी जाता है, ओके क्योंकि इसकी भी जो रूमेन के जो कैपेसिटी है वो टोटल 15 लीटर है, और 15 से 20 लीटर है, और 15 से 20 लीटर में कम से कम 10 लीटर पानी है। ओके तो हर उसके साथ में 1.5 से 2 लीटर पानी इंटेस्टाइन में जा रहा है। राइट। तो उस वक्त में उनको फिर पानी की जरूरत रहती है, वो पानी पीते हैं। तो ये रेगुलर इंटरवल तो पे ये देना रेगुलर चाहिए। है, इनको वॉलेंट्री, इनको आप रख दो पानी, इनको जब मन चाहेगा। ज़्यादातर लोग नहीं करते हाँ, सर वो ऐसा। सबसे एक बड़ा डी लर्निंग का वो जो मैं बता रहा था वो ये है कि जहाँ तक हो सके इनको आप वॉलंटियरिंग पे रखो। Fixed इनको पानी जब रखो। इनको जब जब चाहिए Perfect। जब खाएंगे, इनको जब चाहिए जब ये पानी पिएंगे। If I may इनका ask फिर Dr. पूरा Shakir, digestion Dr. अच्छी तरह Shakir, है। you're not doing that practice here. For यहाँ पर खस्सी पानी की वैसे नहीं है। for खस्सी के लिए हमारे पास 24 आवर्स वाटर रहता है। But- खस्सी के लिए अच्छा, ये है। सब खस्सी के बारे में लगे। ओके। अंडुल के लिए नहीं, अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ज़रूरी है। दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट डी लर्निंग का सेशन। हाँ। तो अभी जो सर ने बताया कि 24 आवर्स अगर अंडुल के सामने भी रहना है, सो वी विल मेक अरेंजमेंट। अभी हमारे फार्म अंडुल को भी ब्रीडिंग हाँ, बस के भी सारे 24/7 एनिमल्स, सारे एनिमल्स। Okay। दोनों भी खस्सी एक के ही लिए है। वी कीप 24 आवर्स, बट अंडुल के लिए 3 टाइम फीडिंग का सिस्टम फार्म पे चलता है, मॉर्निंग 9 to बट डॉक्टर साहब अंडुल के लिए एक और दिक्कत है, आई मीन वो लोग अपना यूरिन गिराते थे वगैरह, एंड ऑफ कोर्स दे विल नॉट ड्रिंक फ्रॉम द सेम वाटर, राइट? नहीं, आप जैसे इस तरह से रखा है ना, हाँ। इसी तरह से भी काफ़ी अच्छे जो बाउल सिस्टम है वाटर के, Okay। वो आ रहे हैं और ये सीख लेते हैं Right। कि जब उसमें मुंह डालेंगे तो उसमें लीवर अच्छा, रहता वो है, ऑटोमेटिक आता है, ये, मैंने उसमें देखा प्रेशर आता है, उसमें पानी आता है, Right, तो right। गीला भी नहीं होगा। आई सीन इट इन पुणे। चूंकि बाहर है वो, इसलिए वो सींग से तोड़ेगा नहीं, अदरवाइज बकरों में ये बड़ा प्रॉब्लम है कि आप अंदर अगर रखेंगे तो वो सींग से आपने उठा के देखा है वो फेंकने सिस्टम अल हक फार्म Yeah, पुणे I've पे seen- ऐसा I've है, seen- राइट राइट। वेरी नाइस। हाँ, ये अच्छा बोला है कि भाई ऐसा फिक्स टाइम मत रखो कि भाई सुबह 7 बजे, दोपहर में 2 बजे पानी देना है। जानवर है, कभी भी प्यास लग सकती वो है। तो आप अपने कन्वीनियंस से दे रहे हो ना, अपने वैसे कन्वीनियंस से नहीं- दे रहे हो, क्यों हाँ, बदवा ले वैसे रहे हो नहीं जानवर होना की, चाहिए। ठीक है? दूसरा ये कि जब भी जुगाली जब करेंगे तो यहाँ पर फ्रॉथ आना चाहिए, जिसको थूक बोलते हैं ना। फ्रॉथ यानी थूक जैसा, हाँ, झाग। हाँ, हाँ। झाग जैसा है वो आना चाहिए कि अगर झाग आ रहा है और वो जुगाली कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, और उसका जो रूमेन है उसका बफरिंग सिस्टम भी अच्छा है। ओके। और डॉक्टर साहब एनीथिंग एल्स फॉर? बाकी हाँ, बाकी तो सारे के सारे अलर्ट दिख रहे बहुत हैं। से फार्मर्स में देखता हूँ, मैं इमरान भाई को ऑब्जर्व करता था, इनकी जो लीड होती है ना, लीड जो इनका एक्सक्रीटा होता है, वो उठा के देखते थे दाना है कि नहीं उसके अंदर। सो व्हाट इज इट नेसेसरी कि उसमें हर हम बार लोग जाके आप हाँ, check नहीं, करो? उसमें हम लोग ऐसे करते हैं कि कम से कम आप हफ्ते में एक बार एक रैंडमली कुछ जमा कर ले आप, हाँ हाँ उसको पानी में थोड़ा सा वो कर ले आप, डाइल्यूट कर ले, डिजोल्व कर ले, उसको तोड़ ले। हाँ। उसके बाद में एक मसलिन क्लॉथ लेके उसमें से आप उसको फिल्टर कर ले। Okay। जब फिल्टर करेंगे तो आपको दिखेगा
क्या उसमें दाने हैं क्या अनडाइजेस्टेड, अगर दाने हैं तो कितने हैं, वो दानों की साइज़ कितनी है, और अगर उसमें जो फाडर के जो पार्टिकल है, जैसे आप हरी पत्ती खिला रहे हैं या दूसरा घास खिला रहे हैं, तो उसके जो कितने कितने उसके जो पार्टिकल्स है वो उसमें है। अच्छा, यह है कि कोई भी पार्टिकल 0.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, अगर उससे ज़्यादा की अगर मिल रहे तो उसका मतलब है कि ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ये डाइजेस्ट नहीं कर पाने की सबसे बड़ी वजह जो रहती है कि वो इनके जो पेट में जो नेट बनना चाहिए, घास की जो जाली बननी चाहिए, वो जाली अगर बनती है तो जो भी आप खिला रहे हो वो उसमें जाके फंसेगा और जो बैक्टीरिया है उसको डाइजेस्ट करेंगे। एक यही डाइजेशन पे आएगा। वी विल मेक अ सेपरेट इंस्टाग्राम पे, जब बकरा जाम हो जाता है, स्पेशली भराई के बकरों वाला, सर विल कम टू दैट एज वेल। Right. सर वी वर टॉकिंग अबाउट दूसरा ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर एज हाँ, वेल। दूसरा भी अभी ये एक देखना है कि आपको इनका जो नॉस्ट्रिल्स वगैरह हाँ। है ना, इसमें कोई डिस्चार्ज है क्या, Okay, है ना, हाँ। कोई डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। ये जो है ये स्मूथ, ये सेम्बुल वगैरह आता हाँ है, ये नहीं, हाँ। दूसरा ये जो एरिया है, मसल का एरिया है, ये वेट होना चाहिए। आंखें इनकी पूरी ब्राइट होनी चाहिए, जी, है ना। आप आपके मूवमेंट को वगैरह को ये बराबर रिस्पॉन्ड कर रहा हाँ, है। हाँ। मैं हाथ अगर लेके जा रहा हूँ तो वो इनके जो आंख है उसका जो पाल्पेबल रिफ्लेक्स जिसको बोलते हैं वो रिफ्लेक्स कर रहा है। दूसरा मैं जब उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये रेजिस्ट कर रहा है। रिफ्लेक्स तो जब रेजिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि ही इज नॉर्मल। ही इज नॉर्मल। ओके, ओके। If you can hold the mic. जी, तो वो 0.5 सेंटीमीटर है या 0.5 सेंटीमीटर नहीं, 0.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा के जो फॉडर है, हाँ, नहीं आना चाहिए। आप जब खिलाएंगे तो उसको आप आधा इंच से लेके 0.75 इंचेस तक का आपका जो फॉडर का जो चैफ्ड मटेरियल है वो आप खिला सकते हैं, या फिर लॉन्ग भी खिला सकते हैं आप। लेकिन अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल है उसमें कोई भी जो अनडाइजेस्टेड आपको ग्रेन्स नहीं दिखने चाहिए, जैसे मक्का या गेहूं वगैरह खिला रहे हो तो अलाउड इज़ अराउंड 2% इज़ अलाउड जो आपने टोटल खिलाया है, लेकिन उसमें ज़्यादा नहीं दिखने चाहिए। तो ये है। मैं यहाँ पे अभी जब हम लोग पहुँचे तो एक छोटा सा बताता हूँ कि जैसे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी, जैसे प्रैक्टिकली दिस गोट वाज इन फीवर यस्टरडे, हाँ। ये अभी भी देखो थोड़ा पेंटिंग कर रहा है। Right. सो दिस इज द साइन टू सी, ऐसे आप थोड़ा गाइड राइट। अब जब आप जब भी इसको विजिट कर रहे हैं तो आप दूसरा ये भी देखिए कि इनका रेस्पिरेशन कैसे है। अब रेस्पिरेशन जब देखते हैं, इनकी जो सांस जो चल रही है वो जब आप देख रहे हो तो उसमें दो चीज़ें देखनी चाहिए कि एक तो क्या है कि इनका जो सांस का जो लेने का जो रफ्तार है वो रफ्तार बढ़ी हुई है ना। वो अगर सिर्फ रफ्तार बढ़ी हुई है, नंबर एक, और नंबर दो, रफ्तार बढ़ने के साथ साथ मुंह भी खुला है और मुंह से सांस ले रही है, तो ये दोनों भी अलग अलग बीमारियों की अलामत है। अच्छा, तो ये देखने के बाद में आपको डॉक्टर को बोलना पड़ेगा कि मेरे पास जो गोट है उसका प्रॉब्लम ये है कि वो मुंह खोल के सांस ले रहा है, तो उनके समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इसको क्या प्रॉब्लम है। ओके। या सिर्फ इसकी जो है तो रैपिडली सांस अगर ले रही है। जैसे ये बीमार है, ही इज पैंटिंग एट द मोमेंट, राइट, बहुत फुल के सांस ले रहा है, इज इट नेसेसरी कि इसको अलग कर दें बाकी से? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड रहता है। राइट। जब टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है तो ये जो है तो जो अंदर का जो टेम्परेचर जो बिल्डअप हुआ है Right. इसको डेसिपेट करने के लिए सांस जल्दी फेंकते हैं बाहर, जल्दी लेते हैं जल्दी फेंकते हैं, तो इनको अपनी कूलिंग का जो है तो इनका ये है, वो जब तक के टेम्परेचर है, फीवर वगैरह भी है, और इसने खाना पीना छोड़ दिया है बिल्कुल, Right. और ये जो है तो इवन जो कूल टेम्परेचर है उस टाइम पे भी हो रहा है या सिर्फ दोपहर में हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद में, और ये जो हैंडल करने वाले जो लोग रहते हैं इनको समझ में आ जाता है कि 12 बजे या 2 से 3 के बीच में थोड़ा सा टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो फिर कुछ जो है वो रैपिडली रेस्पिरेट करेंगे, लेकिन हर रैपिडली जो रेस्पिरेट कर रहा है वो बीमार है, इस तरह से उसको नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, लॉट ऑफ फार्म्स आर कमिंग अप नाउ, सब पलाई कर रहे हैं, व्हाट इज द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट? लेट्स टॉक अबाउट द क्रॉस वेंटिलेशन एंड ऑल। बेस कैसा होना चाहिए, कितना हाइट पे होना चाहिए, ताकि यूरिन का, जैसे इन्होंने हाइट पे बनाया है, कैन यू टॉक अबाउट इट, हाउ शुड बी द वेंटिलेशन बी? एक तो नहीं, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल मैं बताता हूँ कि आपको हाइट पे लेना है नहीं लेना है, वो आपको डिसीजन लेना है, वो लोकल क्लाइमेट, लोकल सॉइल कंडीशंस और बाकी चीज़ों पे भी डिपेंड रहता है। अब मेरे पास जो कॉलेज में फार्म था, मैंने वो सारे टाइप के रखे थे, कि नॉर्मल भी ऐसे रखा हुआ है, ज़मीन पे भी रखा है, उसके बाद में फिर ऐसे मचान बना के भी रखा है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि इनको वेटनेस बिल्कुल पसंद नहीं है, गीलापन, तो ड्राई रहना चाहिए। जैसे इन्होंने डॉक्टर शाकिर ने रखा है कि ये जो इन्होंने ड्राई ग्रास जो रखी है, राइट, ये अगर आप रखते हैं तो इनको कभी भी वेटनेस रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके। वेटनेस इज इक्वल टू इन्विटेशन टू डिजीज।
तो डॉक्टर सूखेपन के लिए क्या अच्छा है? ये घास अच्छी है रखने, कोई कोई वो भालू भालू डालते हैं वो, या मिट्टी ठीक है? What कोई भी exactly is चीज़ the जो best? ड्राई, कोई भी चीज़ जो यानी इनके अगर मिट्टी यूरिन, सोख लेती है हाँ तो फाइन। बस इनको जो है तो वो होना चाहिए। और दूसरा, इनके जो हूफ है, इनके जो पैर है, उस पर सॉफ्ट रहना चाहिए। अच्छा, तो क्या फ़र्क पड़ता है सर ये जो पैर में लचक वचक आ जाती है, कैंची आ जाती है, इज इट बिकॉज ऑफ द हार्ड आप सरफेस? अगर इनको देखेंगे कि अगर देखिए कि अभी इसको ले लीजिए आप, है ना, हाँ। ये आपका बकरा है, ये बकरे के पैर देखिए आप, पैर एकदम बिल्कुल सिलेंड्रिकल छोटे से, और इसकी बॉडी का जो है तो साइज बड़ा है। तो इनका जो पूरा 50 किलो का जो वजन है वो ये 4 छोटे छोटे पैरों पर है। राइट। अब अगर नीचे की सरफेस अगर हार्ड रहेगी, तो ये जो वजन जो एब्जॉर्ब करना चाहिए जी जी। अर्थ ने, वो एब्जॉर्ब ना होके वो वापस बैक फेंक रहा है बोन्स पे, राइट, सो इट्स अफेक्टिंग देम। तो इट इज अफेक्टिंग देयर Right. जॉइंट्स। तो फिर ऐसे ऐसे उसमें इनको जॉइंट्स के प्रॉब्लम बेसिक आना शुरू हो प्रिंसिपल गए। सॉफ्ट सरफेस Soft रहना रखिए, चाहिए, इनको गीलापन बिल्कुल पसंद नहीं है, Right. तो सूखी जगह पे रखिए। आप या रबर मैट रखिए, या आप जो तो ये सूखी घास रखिए, या सिर्फ मिट्टी रखिए, है ना, विल डू। जैसे आपका इन्वेस्टमेंट है। दूसरा ये है कि सफिशिएंट हाइट होनी चाहिए और क्रॉस वेंटिलेशन होना क्रॉस चाहिए। वेंटिलेशन। ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि इनकी जो जैसे अभी इसके अंदर बहुत सारे ये लगा रखे हैं कि जो है ना, यानी जो गर्म हवा जो हो रही है, दिखने के लिए, वाह। क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठती है, और जब ऊपर उठेगी और ये जब चलेगा तो गर्म हवा बाहर निकलती जाएगी। Okay. अदरवाइज अगर आप सिर्फ पंखा लगाएंगे तो गर्म हवा को आप रिसर्कुलेट कर रहे हो। ओके, तो गर्म ये हवा बाहर जरूरी नहीं है, जाना एग्जॉस्ट रहना जरूरी है। दैट्स राइट। सर रिलेटेड टू टॉपिक, जैसे अभी आपने बताया कि फ्लोर की जो बेडिंग डॉक्टर है साहब कैन यू क्या? वो फ्लोर की बेड जो है वो सॉफ्ट होनी चाहिए। मगर अंडुल जो हम लोग केजेस में पालते हैं, अंडू बकरे, खासतौर से पलाई फार्म ओनर्स जब भी अंडुल बकरे पालते हैं तो वी हैव 2 बेसिक ऑप्शंस अवेलेबल दैट मोस्ट पीपल फॉलो। एक होता है कि इस तरीके की फाइबर स्लेट फ्लोर्स अवेलेबल है, फ्लोरिंग, जैसे हमारा जो फेज़ 1 के अंडुल केजेस है जिस पर ये लगी हुई है। फेज़ 2 में वी हैव सेकंड ऑप्शन कि जो वुडन बेस हम दे सकते हैं। ये 2 ऑप्शन है। थर्ड, कुछ लोग अगर खुट्टे पे भी रखते हैं तो वो नीचे लकड़े का पैलेट देते हैं। सो दिस इज अगेन हार्ड, ये उतना सॉफ्ट नहीं है जैसे आप बता रहे हो। तो फिर कैसा मैनेज करे कोई गोट फार्म ओनर? नहीं, अब कैसे है कि जैसे अगर आप एक तो ब्रिक्स नो एकदम ब्रिक्स का नहीं बनाना चाहिए। नंबर 2, सीमेंट कंक्रीट बिल्कुल नहीं बनानी Okay. चाहिए। अब उसके बाद आता है अर्थ फ्लोर, जो है तो मिट्टी का जो फ्लोर है, मिट्टी का फ्लोर आप बना सकते हो। दूसरा, बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि वो जो डामर का जो फ्लोर रहता है ना, वो फ्लोर भी बनाते हैं। डामर के फ्लोर में काफ़ी लचक रहती है ना, इट अब्जॉर्ब्स वेट, अच्छा अच्छा, तो वो भी कर सकते हैं। तो वो चलता है डांबर का हाँ, फ्लोर? डामर का भी अगर आप फ्लोरिंग कर रहे हो सो डांबर का चल जाएगा, मिट्टी का चल जाएगा, बट इनका सवाल ये है सर, अंडुल बकरों के लिए जैसे ये सरफेस, हाँ नाउ इनको हाँ, तो इसके यहीं ऊपर पे आप- रहना है, हाँ, तो आप इसके ऊपर सूखी घास रखो, इट्स अ गुड। बट ये दिस इज नो स्ट्रिक्ट नो। नहीं, अभी अब अगर जो है तो ये आप जो रख रहे हो उसके ऊपर, तो इसका क्या रीज़न क्या है? ये ड्राई रहता है। अगर मैं इसको ज़मीन पे रखूँ सर, तो जैसे नीचे मैग्नी गिरी है, वहीं पे यूरिन करता है। तो मैग्नी के ऊपर ही यूरिन करेगा, मैग्नी के ऊपर ही बैठेगा, बच्चे को अगेन वेट एक्सपोजर होगा, बच्चा गंदा भी होगा और वेट एक्सपोजर होगा। हुफ पूरा टाइम गीले रहेंगे तो फिर हुफ तो रिलेटेड फिर आप इस तरह से जो घास जो इस्तेमाल किया है ना, अंडुल को हमको हर एक को अलग केज हाँ अलग, हाँ अलग अलग, यही पर इतने पे आप उसको सॉफ्ट बेडिंग दे दो। आप फिर पलाई का चार्ज बढ़ा दोगे सर, इनको एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। नहीं, अभी कैसे है कि फिर वो है ना, डिसाइड आपको ये करना है राइट, कि 8 दिन या 10 दिन में मैं 20 रुपये की घास लगाऊं, हाँ। या फिर 100 रुपये का मेडिसिन यूज़ करूं। गुड पॉइंट, मेक सेंस, या मेक सेंस। डॉक्टर साहब, ये जो आजकल हम देखते हैं जो बड़े बड़े बकरे हो जाते हैं और ऐसे टेढ़े पैर रख के चलते हैं, आई डोंट नो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में लोग कैची कैची कहते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हार्ड सरफेस और समथिंग एल्स? नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप ये समझिए कि आपने इवन ह्यूमन में भी देखा होगा कि अगर हाँ। वजन ज़्यादा है, ओबेसिटी हाँ। है, तो वो चलने में कैसे चलते हैं, है ना, इस तरह से। राइट, वो दैट इज़ नॉर्मल हो जाता है वो, क्योंकि आप वेट जो है तो अपने जो कमज़ोर पैर है, वो कमज़ोर पैरों पे आप जो है तो वेट को आप पूरे के पूरे लेके चल रहे हो। तो हर जानवर का जो फ्रेम है, हाइट, लेंथ, वो फ्रेम के हिसाब से इसका वेट होना चाहिए। उसके रेशो से अगर वेट अगर जब बढ़ेगा तो जाहिर है कि पूरा जो वेट है वो उसी के ऊपर आएगा। जिस तरह से ब्रॉयलर में आज हो रहा है, राइट, है ना, ब्रॉयलर में ऐसे हो रहा है कि 3-3 किलो, 3.5 किलो के लोग ब्रॉयलर बनाना चाह रहे हैं,
लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये है कि भाई आप पैर का क्या करेंगे, पैर तो इतने छोटे हैं उसके। बट एक सवाल है मेरा, जरूरी नहीं कि हर वजनदार बकरे के पैर ऐसे टेढ़े हो रहे हैं। हाँ, हम देख रहे हैं जो ऊंची हाइट के बकरे होते हैं, वो जनरली कैची मारते हैं, उनका वजन इतना नहीं होता है। हाँ नहीं, इनकी जो नॉर्मल जो बॉडी है वो स्लिम होती है। अच्छा। इनका आप नॉर्मल फ्रेम अगर देखेंगे तो जो गाय भैंस वगैरह है, हाँ। उनके फ्रेम से थोड़ा सा इनका अलग है। हाँ। तो इसके लिए जो हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए। ओके। अगर हाइट कम है और वेट ज़्यादा अगर होगा, और ये फिर वेट कब बढ़ता है, जब प्रेशर आता है कि इनको ज़्यादा खिलाओ, इसलिए कि मुझे जो है तो ज़्यादा वजनदार बट बकरा मेरा चाहिए। सवाल ये है सर, अब जो बकरों को वेट नहीं है, दुबले बकरे भी ऐसे टेढ़े पैर आजकल मिल रहे हैं और लोग हिचकिचाते हैं वैसे खरीदना या वैसे बेचना, तो इज दैट अ मेजर थिंग टू वरी अबाउट कि नथिंग टू वरी अबाउट, वो बढ़ेगा ही? नहीं, अभी इसमें कैसे है कि अगर नॉर्मल फ्रेम है, उसके बाद भी अगर उसके जो है तो पैर टेढ़े हैं, और वो पैर जो टेढ़े हैं वो उसको एक बीमारी होती है जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, रिकेट्स बोलते हैं उनको, ओके। है ना। बच्चों में भी है वो, हाँ। कि जहाँ पर वो इनको सनलाइट नहीं मिलती है बच्चों को, या कैल्शियम फास्फोरस बराबर नहीं मिल रहा है, तो उनके भी पैर ऐसी तरह से टेढ़े होते हैं। और ये हम लोगों ने देखा है, जैसा कोंकण में काफ़ी कॉमन है, इसलिए कि वो उनका जो सिस्टम है थोड़ा सा, जो सवेरे की जो लाइट्स वगैरह है, जो सनरेज उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलते हैं। जी। तो वो एक तो जब ये जो 3 महीने का जब बकरा होता है ना, पहले 3 महीने की उम्र, उसके अंदर फीडिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बोन का सारा डेवलपमेंट उसी टाइम पर हो रहा है। तो उस टाइम पर अगर कैल्शियम फास्फोरस विटामिन D3 का तो ये रेशियो अगर बचपन बराबर में नहीं ही है तो फिर टेढ़ा है। बट दैट्स क्योरेबल, राइट? हाँ, क्योरेबल। दैट्स क्योरेबल, नथिंग टू वरी। लेकिन कैसा है कि एक बार टेढ़ा हो गया तो आप उसको फिर कुछ नहीं सुधार सकते। 100% नहीं सुधार। नहीं, आप उसको आगे के जो डिफेक्ट है उसको आप थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते बट फिर भी वो वजन पकड़ता है जानवर, बट सरफेस डज नॉट मैटर ना हैं। सर। और एक चीज़ है जो मैं डी लर्निंग का जो अपना जो चल रहा था वो ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा कैल्शियम खिलाते हो बकरे को, ग्रोन अप बकरे को भी, तो उनके भी पैर टेढ़े होते हैं। हाँ, अच्छा। तो ज़्यादा कैल्शियम भी नहीं खिलाना चाहिए, इसलिए कि ज़्यादा जब कैल्शियम खिलाते हो तो कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन कम हो जाता है और कैल्शियम की डेफिशिएंसी। तो ये टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्स, क्या बकरों की कोई फीड में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है? अच्छा, मैं तो ज़्यादातर प्रीफर ये करता हूँ कि एक्सेप्ट कुछ स्ट्रैटेजिक फीडिंग, हाँ। बाकी सारी की सारी चीज़ें आपने अच्छा फीड में दे देनी चाहिए। हाँ, जैसे हम हैं तो हम लोग जब अच्छा खाते हैं तो क्या डेली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन डी की गोलियां थोड़ी खाते बैठते हैं, हाँ, है ना। वो तो नेचुरली डाइट में आता ही है नेचुरली हमारे। डाइट, तो आपका नेचुरली डाइट उस टाइप का होना चाहिए कि आपको सप्लीमेंट देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट जो रहते हैं दे आर काइंड ऑफ अननेचुरल। सो यू डोंट प्रमोट सप्लीमेंट्स? आई डोंट, मैं ये प्रमोट करता हूँ कि आप ज़्यादातर Organic feed। आपको मिनरल्स है, कैल्शियम वगैरह है, वो तो नेचुरली आपके फीड में से भी जा रहे हैं, और जितना डेफिशिएंसी है उतनी ही इनको देनी चाहिए। अब वो कैसे मालूम करेंगे, तो मैं लोगों को बताता हूँ कि भाई आप अननेसरीली कैल्शियम पे इतना पैसा खर्च कर रहे हो। अगर आप 5 एनिमल्स का रैंडमली ब्लड सैंपल ले लो और जाके पैथोलॉजी लैब में सीरम कैल्शियम कितना है मालूम कर लो, तो आपको पता चलेगा आपके पास कैल्शियम डिफिशिएंसी का प्रॉब्लम है या नहीं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल पूछना था, अक्सर पूछना था आपसे मुझे। मैं जाता हूँ बहुत से सप्लीमेंट शॉप पे, फीड शॉप पे, एंड वन थिंग दे हेवीली मार्केट इज़ लिवर टॉनिक। और मैं जीडी पे काफ़ी शूट कर चुका हूँ 7 साल तक के। इमरान भाई हैज़ नेवर गिवन लिवर टॉनिक। व्हाट ही सेज इज, आप लेते हो लिवर टॉनिक डॉक्टर? डू यू ड्रिंक लिवर, डू यू टेक लिवर? नो, राइट? एज ह्यूमंस आल्सो वी डोंट। सो इज इट अ मस्ट और नॉट नेसेसरी? तो इमरान भाई को ये मैंने ही बताया है। हाँ, आप ही ने बताया ना मेरे ख्याल से। आप ही की फिर डायलॉग हो रहा है। सो इट्स नॉट नेसेसरी। कैसे है कि जब आप अच्छा फीड दे रहे हो, उनको हेल्दी रख रहे हो, तो आपको बहुत सारे इस तरह के सप्लीमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट, गुड आंसर। तो फीड पे कॉन्सेंट्रेट करें, बस फीड सबसे अच्छा है। ठीक है सर बेसिकली अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था सरफेस को लेके, और जैसा इन्होंने बताया कि गोट्स के जो पैर टेढ़े होते हैं या कैंची आती है उसको लेके, तो उसके अंदर हमारे 3 चीज़ें आपकी बातों पे हमको समझ में आ रही है। वन इज़ रिलेटेड टू न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, वन इज़ रिलेटेड टू हार्ड सरफेस, अनदर इज़ रिलेटेड टू बकरे के ऊपर ज़्यादा वेट हो गया तो वो उतना वेट लेने के लिए बना नहीं है। बट बेसिकली पलाई फार्म पे हमारे पास लोग जानवर देते ही इसलिए है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा वेट गेन दे, वजन बढ़ाने के लिए लोग देते हैं। इट्स क्रूएल्टी एक्चुअली। तो क्या हम हमारे डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें प्लान कर सकते हैं जो उनके लेग को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखे और डिफिशिएंसी भी ना होने दे? एक तो ये है कि आपको इनको आपका जो वेट बढ़ाना है ना, वो वेट मसल्स का बढ़ाना है आपको, है ना कि फैट का। तो और प्रॉब्लम कब आता है कि जब फैट आ जाती है ना, तो फिर बहुत सारे उसके रिलेटेड इश्यूज शुरू हो जाते हैं।
So what is the ideal monthly weight gain कितना होना चाहिए एक बकरे में? एक 50 किलो का बकरा है जिसकी 100 किलो का अब वो पोटेंशियल है। एज के ऊपर डिपेंड रहता है कि शुरू में काफ़ी अच्छा वेट गेन होता है और उसके बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका जो फीट कन्वर्सन रेशियो है वो कम होता है। इन ईयर एक बचपन से मेरे लेके हिसाब से एक डेली अगर अडल्ट है साल भर का वेट गेन कितना होना चाहिए एक बकरे में? उन्हें पर डे का मैं आपको बताऊं कि 250 ग्राम 200 से 250 ग्राम अगर अडल्ट में okay. आपको अगर वेट गेन पर डे अगर मिल रहा ग्रोथ है का पोटेंशियल है उतना तो ना, नॉट एवरी और फिर पोटेंशियल भी चाहिए। अगर वो अपने वेट को सैचुरेटेड लेवल पे ऑलरेडी पहुंच गया ऑलरेडी मोटा है तो तब उसको आप 100 किलो है तो कुछ भी खिलाओ आप possible उसको उसका वजन नहीं बढ़ेगा। राइट। और ये कि एजुकेट अपने जो लोग जो पलाई में जो लाके दे रहे हैं उनको ये बोलना चाहिए कि भाई आप इतनी मोहब्बत से इनको ला रहे हो, यहाँ पर कर रहे हो, मोहब्बत से आप कुर्बानी देने वाले हो, इन पर क्रुएल्टी नहीं होनी चाहिए। तो इनका जो वज़न है वो वज़न फिजियोलॉजिकली एनाटॉमिकली जो बेरेबल है उसका इन्होंने जो है तो अपना ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए, ना कि ला के रखे इसको 150 किलो का बना दो। अब वो ये जो 150 किलो का बना दो उसमें जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व रहती है, उसमें फीडिंग भी इन्वॉल्व रहती है और उस बेचारे पे क्या गुजरती होगी वो उसी को पता है। तो थोड़ा सा एक बैलेंस बट लेकिन हम तो फोर्स फीड कर नहीं रहे ना सर, ये तो खुद ही खा रहे हैं ना। सेल्फ फीडिंग पे ऐसा फीड दिया जाता है कि वो थोड़ा वेट अच्छा गेन करे। नहीं, वेट गेन करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन ओबेसिटी भी नहीं होनी चाहिए। अब वो कैसे इसमें कैसा रहता है कि एक इनका बॉडी कंडीशन स्कोरिंग रहती है ना, इनका एक स्कोर कार्ड है बॉडी कंडीशन का। तो वो स्कोर कार्ड अगर सामने रख के अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका जो वेट बढ़ रहा है, जो बॉडी की कंडीशन जो बढ़ रही है वो नॉर्मल उसमें लिमिट में है या ओबेसिटी की तरफ जा रही है। ओबेसिटी पे अगर ये जाएगा ना तो फिर वो लीवर रिलेटेड जो फैटी लीवर सिंड्रोम और फिर बाकी के सारे इशू पैदा होंगे। ओके सो वन थिंग, अभी हम लोग जब यहाँ पे खड़े हैं तो एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपसे करने वाला था क्वेश्चन आंसर सेशन में, वो यहाँ पे आया, व्हाट इज़ द बेस्ट एज टू कैस्ट्रेट अ गोट? अगर किसी अंडुल बकरे को खस्सी करना है तो अच्छा एज कौन सा है? क्योंकि देखो ये अभी सब बकरे नए खस्सी होके इस बाड़े में आए हुए हैं और ये बड़ी एज के बच्चे हैं। तो ये बड़ी एज में भी हम खस्सी करें तो ठीक है या उसकी एक स्पेसिफिक एज होनी चाहिए जब हम बकरों को खस्सी करें? नहीं, कैसा है कि खस्सी तो मेरे हिसाब से अगर आप 2 महीने के बाद या 3 महीने का जब हो तो उस वक्त अगर करेंगे तो हीलिंग प्रोसेस वगैरह फास्ट होता है। वो ऐसी है कि जैसे हमारे पास जो सर्कमसीजन करते हैं तो सर्कमसीजन पैदा होते भी करते हैं और 1 साल के बाद भी करते हैं। तो उसी तरह से कोई भी सर्जरी अगर आपको करनी है ना, कैस्ट्रेशन इज सर्जरी, ब्लाइंड सर्जरी है वो, सिर्फ कि आप ओपन नहीं कर रहे हो। तो आप जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा है। तो बड़े बकरे में कर सकते हैं 2 इयर्स की एज के गोट से फॉर एग्जांपल अभी एडवाइजेबल है करना? तो ये एज में करना चाहिए या अवॉइड? अब अगर नहीं है तो आपको करना ही है, क्योंकि अगर आप इसको मिक्स कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ये बकरियों के साथ रहेगा और इसकी जो है तो वो यहाँ रखेंगे, बकरियाँ भी है और वो जब हीट पे रहेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आप उस वक्त भी कर सकते हैं। एक सवाल था सर कैस्ट्रेशन पे जी। इंडिया में बाहर तो एनेस्थीसिया दे के किया जाता है, इंडिया में व्हाई सो मच ऑफ एनिमल क्रूएल्टी? एक जिंदा कॉन्शियस बकरे को यू जस्ट कैस्ट्रेट, isn't that animal cruelty sir? Of course, वो इट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ क्रुएल्टी। Right? और अगर आप वो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 में जो प्रैक्टिसेस जो बताया उसमें यही है कि आप को अगर कैस्ट्रेशन करना है तो यू हैव टू गिव लोकल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा ना। आई थिंक पीपल शुड फॉलो दैट, पीपल शुड फॉलो। कुछ नहीं, इंजेक्शन भी नहीं देना है ना, तो जो स्प्रे आता है ना, हाँ। आप कम से कम स्प्रे, जैसे हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, दे स्प्रे राइट, और उसके बाद वो कुछ भी टाटस वगैरह रिमूव करते हैं। सो आई थिंक दैट स्प्रे इज ऑल्सो, ये आप जान लीजिए अगर आप खस्सी कर रहे हो प्लीज़ बकरों का थोड़ा ध्यान रखें। एक स्प्रे आता है जिनका वो टेस्टिकल एरिया सुन हो जाएगा, उसके बाद आप करो, ठीक है। वरना अदरवाइज पेनफुल अगर कैस्ट्रेशन करेंगे तो ये 15 दिन तक खाना नहीं खाएगा, इसका फिर सारा वेट डाउन होना शुरू होगा, फिर आपको फिर उसको आपको अच्छी फीडिंग करवानी पड़ेगी बाद में। एक और कैस्ट्रेशन पे सवाल था सर, आई हैड बीन टू खेड़ एंड आई हैव सीन दैट टेक्निक ऑफ टाइंग रबर बैंड बचपन में और वो सूख जाके निकल जाता है। इज दैट एन एडवाइजेबल? नहीं, इट्स नॉट एडवाइजेबल, इसलिए कि आप जब रबर बैंड बांध रहे हो, देखिए कैस्ट्रेशन जब करते हैं तो कैस्ट्रेशन में हम लोग स्पेसिफिकली जो स्पर्मेटिक कार्ड है ना, और उससे जो रिलेटेड जो ब्लड वेसल्स है है ना, उसको हम लोग सिर्फ दबा देते हैं। अगर उसको आप ये करेंगे तो फिर वो टोटल नेक्रोसिस होगा और फिर नेक्रोसिस के पूरा बाहर निकलेगा। जब आप कैस्ट्रेशन करते हो तो आप वेसल्स वगैरह को देखकर प्रॉपरली आप उसको दबाते हो, है ना।
आप उसको सिविर करते हो। राइट, लेकिन जब बैंड बांधेंगे आप तो आपको पता नहीं कि आप कौन कौन सी चीज़ों को आप जो है तो ये कर रहे हो, करेक्ट, तो नहीं करना चाहिए। और गुड, वेरी नाइस, थैंक यू। एक्ट में भी अलाउड नहीं है वो। So now while we are walking back to our reception section, तो और भी कुछ पॉइंट्स है जो आप बताना चाहते हो तो यहाँ पे इस तरीके ये लाइन में। दूसरा एक यहाँ पर एक अच्छी बात जो और मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि कोई फ्लाइज नहीं है, है ना। अदरवाइज वुमन फार्म्स के अंदर जो है तो फ्लाई का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, और फ्लाइज जो है तो बहुत सारे डिसीजेस को भी ये डॉक्टर ट्रांसमिट करता है। डॉक्टर साहब, एक और ये फ्लाइज के बारे में, मैं तो कभी बोला नहीं हूँ अपने, मैं पहली बार बोल रहा हूँ। कुछ एक फार्म होते हैं जहाँ पर मैं जाता हूँ और वो फार्म से जैसे शूट करके निकलता हूँ ना, मेरे आंख पे जुएं आ जाती है। व्हाट एग्जैक्टली इज द मेन कॉज ऑफ दैट सर? हाँ, ऐसे लाइस जैसे जो ह्यूमन में भी जो लड़कियों Right. को या बच्चों को होती है ना बालों में, सो व्हाट इज उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं? हाँ, इज इट नहीं। ओनली क्लीनलीनेस? चलिए, उसमें कैसे है कि बहुत सारे जो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस अवेलेबल है, हाँ। जो पायरेथ्राइड वगैरह टाइप के जो कंपाउंड्स है, तो उसको आप जो है तो पानी में डाइल्यूट करके यूजुअली 1 to 1.5 ml का जो बाहर सोल्यूशन आता है, 40 ml के 100 ml का आते हैं, हाँ। उसको आप 1.5 ml को 1 लीटर पानी में डाइल्यूट करके जी, आप बॉडी के अंदर अगर लगा देंगे ओके, तो जुएं मर जाती है। ओके। फहद भाई एक और चीज़ हम Mic. जो फहद भाई अभी जो हम ये फार्म का एक प्रैक्टिकल टूर कर रहे हैं कि सर बताते हैं कि किस तरीके से ऑब्जर्व करना चाहिए, किस तरीके से नहीं। जैसे जैसे हम लोग कुछ पॉइंट्स पे रोक रहे हैं ना, तो उस पॉइंट के रिलेटेड जब कोई चीज़ें आती है तो मैं थोड़ा बीच में क्वेश्चन कर रहा हूँ। मोस्ट वेलकम। थिंग इज़ की इम्पोर्टेंस ऑफ वेटेरिनेरियन गाइडेंस इन एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, ये भी बहुत ज़रूरी है। एक वेटेरिनेरियन का आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करना कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़रूरी है। मैं ये क्वेश्चन यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो शीप यहाँ पे है मेरे हाँ, पास, ये शीप आज से 5 से 6 दिन पहले अचानक से बैठ गया, ये उठ नहीं पा रहा था, और इसके कुछ सिम्टम्स हैं जो मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन में भी वीडियो बताऊंगा। हम लोगों को एक केस प्रेजेंट करेंगे। हाँ जी। इसकी एक वीडियो मैंने सर को फॉरवर्ड किया और सर ने इमीडिएटली देख के मुझे बताया कि डॉक्टर साहब ये डिजीज़ है और आप इसको इस तरीके से मैनेज करो। और अल्हम्दुलिल्लाह सर का बताया हुआ ट्रीटमेंट देने के 48 आवर्स के बाद माशाल्लाह बच्चा उठ के खाना वाना खाने लगा। दैट्स एन एक्सपीरियंस कम्स इन, ना सिर्फ वीडियो देख के इनको पता चल गया कि व्हाट एग्जैक्टली इज व्हाई वी आर रिपीटेडली रिक्वेस्टिंग वेटरिनरियंस टू गाइड पलाई फार्म ओनर्स। आजकल सभी सेल्फ डॉक्टर बनते बैठे वैसे। हाँ, हाँ, नहीं, जो प्लाई फार्मर्स हैं ना, उनको मेरी एक सलाह ये रहेगी कि आप जो भी वेट को इंगेज करोगे वो एजुकेटेड चाहिए, राइट, है ना। बहुत सारे ऐसे भी है कि जो एक जो डिप्लोमा होल्डर है, जो कंपाउंडर है, उसके मोटरसाइकिल पे 8 दिन पीछे बैठने के बाद में अपने आप को डॉक्टर डिक्लेयर। राइट, राइट। और जब आप ग्रेजुएट भी किसी को, जो ग्रेजुएट वेट है, जो क्वालिफाइड है, उसको अगर आप इंगेज करोगे तो उसको 2 चीज़ों में इंगेज करना चाहिए। एक ये कि उसको बताना ही चाहिए कि आपको हर महीना आपको कम से कम एक विजिट प्रिवेंशन के लिए देनी है, प्रिवेंशन के लिए देनी है। पूरा फार्म का राउंड मारकर बताना है कि क्या क्या इश्यूज़ है, क्या प्रॉब्लम्स है, और उस हिसाब से क्या क्या करेक्शंस करने हैं, जो कॉमन सोर्स प्रॉब्लम्स है। हमेशा मैं सभी को हमारे जो स्टूडेंट डॉक्टर्स हैं उनको भी ये बताता हूँ कि आप डिफ्रेंशिएट करिए कि कॉमन सोर्स प्रॉब्लम और इंडिविजुअल प्रॉब्लम। कॉमन सोर्स प्रॉब्लम जब भी रहेगा वो एक से ज़्यादा बकरे में रहेगा, Right. और इंडिविजुअल तो जब कॉमन सोर्स है तो या तो मैनेजमेंट की वजह से, फीडिंग की वजह से, पानी की वजह से, या हाउसिंग की वजह से, तो वहाँ इन्फेक्शन पे इतना ज़्यादा आपको जोर नहीं देना है। तो और एक जो चीज़ मैं बहुत सारे जो फार्म्स है वहाँ पर भी प्रैक्टिस करता हूँ कि अब ऐसे है कि मैं हर बीमारी तो इसकी सूरत देख के नहीं बता सकता, तो एक रैंडम मेटाबॉलिक प्रोफाइलिंग नाम का एक टेस्ट रहता है, जिसमें हम रैंडमली एक 6 से लेकर 12 गोट का ब्लड हर महीना कलेक्ट करते हैं। ओके, और एक सेट दिया हुआ है, पहली बार जो रहता है तो वो हम लोग उसको बोलते हैं कि इट्स ए मैक्रो मेटाबॉलिक प्रोफाइलिंग, जिसमें हम सारी की सारी टेस्टिंग करके देखते हैं कि जो पैरामीटर्स है नॉर्मल है क्या। वहाँ हमको मिल जाता है कि ये 3 पैरामीटर्स यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है, तो फिर हम हर महीना उसी 3 को हम लोग फोकस करते हैं। तो ब्लड का भी टेस्ट जो प्रोफाइलिंग है वो भी करवाना ज़रूरी है। Doctor, with this, I may want to ask you. I want to ask you actually, if any farmer wants to take an appointment with you, how do they get in touch with you? कैसे? अभी तो ऐसे है कि मैं जो है तो उमूमन, क्योंकि बहुत हार्ड प्रेस टू टाइम के लिए, Right. तो मैं तो ऐसे डायरेक्टली विजिट वगैरह प्रैक्टिस वगैरह नहीं करता हूँ। लेकिन अगर किसी के पास अगर कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है और लग रहा है कि बाकी डॉक्टर्स को कांटेक्ट किया है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे आप जो है तो जैसे हमारे
अशरफ भाई है, उसके बाद में इनको डॉक्टर शाकिर है और इमरान भाई है जैसे, है ना। इनको अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो इनको पता है कि किस कंडीशन में मुझे कांटेक्ट करना है, ओके ठीक तो है। फिर मुझे कांटेक्ट करके बताएंगे क्या इशू है। और कोई पॉइंट सर आप इन फार्म के सेटअप में हाईलाइट करना चाहते हो या हम लोग इस वीडियो नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी हम लोगों ने तकरीबन सारे के सारे पॉइंट हम लोगों ने इसमें कवर किए हैं। तो अब इसके जो एक जो अच्छा पॉइंट है वो जो मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ पर, वो ये है कि इन्होंने जो डेंसिटी जिसको बोलते हैं ना कि पर स्क्वायर फीट जितने नंबर ऑफ़ एनिमल्स होनी चाहिए, है ना, वो इन्होंने बराबर मेंटेन किया ओके। है। हाँ, तो वो जब भी करेंगे आप तो बीमारियाँ एक दूसरे को जल्दी नहीं लगेगी और उसके बाद में फिर इनका कंफर्ट लेवल भी अच्छा रहेगा। सो बिफोर आई रैप अप द वीडियो, एक वेरी हमेशा मेरे दिमाग में था, मैंने इमरान भाई को भी पूछ चुका हूँ, इनका ये जो फार्मर लोग का मुझे क्वारंटाइन रूम बिल्कुल समझ में नहीं आता है। क्वारंटाइन इज़ ए प्लेस वेर इन, समझो किसी को कोविड हो गया था तो देयर वाज अ क्वारंटाइन रूम जिसमें सारे कोविड पेशेंट थे, बट यहाँ पे बकरों के फार्म पे क्वारंटाइन रूम ऐसा होता है, एक निमोनिया वाला भी होता है, एक दूसरी बीमारी वाला भी होता है, एक तीसरी बीमारी वाला भी होता है। तो एक बकरा जिसको दूसरी बीमारी नहीं है, एक बीमारी है, वो तो आपस में कैच कर सकते हैं ना क्वारंटाइन रूम में। हाँ, नहीं, अभी इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी ऐसी है कि जब आउटब्रेक हो जाता है, जैसे कोविड का आउटब्रेक आया, तो कोविड में सारे के सारे पेशेंट कोविड कोविड वाले ही होता है। तो अब वो जो क्वारंटाइन का जो फिलॉसफी है वो टोटली अलग है। हाँ, यहाँ की जो फिलॉसफी है वो अलग है। वो ये फिलॉसफी है कि अलग अलग जगह से अलग अलग ओनर के यहाँ पर बकरे आ रहे हैं और वो अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन लेकर आ रहे हैं, उसका अंदाज़ा है। तो उनको हम लोग पहले 14 से 21 दिन अलग रख के उनको ऑब्जर्व करते हैं और एक प्रोटोकॉल है उसका, वो प्रोटोकॉल पे चाहे वो बीमार हो या नहीं हो, वो एक प्रोटोकॉल से उनको ट्रीट किया जाता है। डिवर्मिंग की जाती है, बाकी कुछ एंटीबायोटिक देना है तो वो दे सकते हैं, एंटीवायरल दे सकते हैं, ये अज्यूम करके कि ये जो आ रहे हैं ये कुछ ना कुछ बीमारी साथ लेकर आ रहे हैं। बट वही रूम में क्योंकि बहुत सारे आपस में बकरे होते हैं जिनको और भी बीमारी होती है, दे कैन नॉट कैच द अदर इन्फेक्शन। करते हैं, मगर मैंने तो पहले दिन से मैंने तो ट्रीटमेंट शुरू कर दिया ना, अच्छा अच्छा, इसलिए वो ट्रांसमिट नहीं होता। हाँ, अगर ऐसे है कि समझिए कि फुट एंड माउथ का कोई अगर आ गया तो फिर हम उसको बताते हैं कि भाई अगर इसको क्वारंटाइन में अगर रखना है तो सबके साथ मत रखो, उसको एक अलग से बाहर बांधो। अलग ही एफएमडी के लिए अलग होता है हाँ, क्वारंटाइन। एफएमडी है, पीपीआर है, ये दो FMD और जो PPR, डिसीज है ओके। ये बहुत जल्दी ट्रांसमिट होते हैं तो इनको अलग रखने के लिए बोलते हैं। चलिए, विद दिस शैल वी रैप अप द वीडियो। डू यू हैव एनी अदर मुझे क्वेश्चन? लगता है फार्म अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी एक ऑलमोस्ट 1 आवर का वीडियो बन गया है। थैंक यू फॉर बेयरिंग विद अस फॉर अबाउट 53 मिनट्स। थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम पे भी वीडियो आएगी, आप देखिए, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस होंगे जिसमें हम ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।